आदाब, मैं फारूक सैयद। दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सब पार्टियां चौंक गई हैं। हारने वाले भी और जीतने वाले भी ये समझ नहीं पाए कि उन्होंने जीत किस तरह से हासिल की। ईवीएम की कारस्तानी की वजह से या फिर उनकी मेहनत की वजह से। जो भी हो, इस पर बहस हो रही है, होती रहेगी। लेकिन इस बहस के दौरान, इस बातचीत के दौरान या इन हंगामों के दौरान अभी जो पार्टियां हार गई हैं उनको क्या करना है, क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर महाविकास गठबंधन ने जिस तरह की हार का सामना किया है, उसे देखते हुए हम उनको तीनों को, कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव ठाकरे को और शरद पवार की एनसीपी को ये मशवरा देना चाहेंगे कि वो अपने अंदर झांकें, अपनी तरफ देखें। उन्होंने क्या गलतियां की हैं, किस तरह से लोगों के सामने जाना चाहिए था, वो जा नहीं पाए, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को नाकामी के गार में ढकेल दिया। देखिए, ये जो तीन पार्टियों का गठबंधन था, जिसे महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उसमें शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे और कांग्रेस थी। जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, शिवसेना का सवाल है, शिवसेना की जो इमेज रही है बागियाना, झगड़ालू, उस इमेज को उद्धव ठाकरे ने बहुत ठेस पहुंचाई है। उनके अब्बा बाला साहब ठाकरे ने उन्हें जो विरासत में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पार्टी दी थी, उस पार्टी का उन्होंने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा करना चाहिए। वो अपने बाप की विरासत को या अपने बाप के दिए हुए उसूलों से हटकर उसे बहुत नरम पार्टी बनाए। जैसे जब ये कहा जा रहा था कि 2019 के बाद या 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ा था, दोनों ने मिलकर, तो दोनों की इमेज बहुत बागियाना थी या कट्टर हिंदुत्ववादी थी। उसकी वजह से 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 105 और शिवसेना को तकरीबन 56 सीटें मिली थी। और ये 56 सीटें शिवसेना को इसलिए मिली थी कि वो अपने ओरिजिनल स्टाइल में 2019 का इलेक्शन लड़ा था। जब इलेक्शन में कामयाबी के बाद बीजेपी और शिवसेना में ठन गई और किसी तरह से हुकूमत नहीं बन पाई, सरकार नहीं बन पाई, तो इस बीच में एक बहुत बड़ा गेम खेला गया या ऐसा किया गया। शरद पवार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए या इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी और शिवसेना का, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति जो उनकी है या चाणक्य की जो इमेज है, उसको काम लाते हुए वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सफाई से शिवसेना के उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेने में कामयाब हो गए। और यही जो है शरद पवार के साथ जाना और कांग्रेस के साथ जाना, ये मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी और सबसे पहली नाकामी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो सरकार बनाने में कामयाब हुए, वो चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन शिवसेना का ये मिजाज नहीं है कि वो हुकूमत में आए या ठाकरे खानदान कभी जो है इलेक्शन लड़ा हो या चीफ मिनिस्टर बना हो। बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने या उनके खानदान का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस इमेज को धो डाला और सरकार में आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनका काम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खास तौर पर कोविड के दौरान उनका जो काम है उसे सराहना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन सत्ता का भोग भोगने के बाद या सत्ता में आ जाने के बाद शिवसेना की जो इमेज है झगड़ालू, वो ठंडी पड़ गई और शिवसैनिक भी जो है सत्ता का भोग भोगने में लग गए। और हर बार जो मराठी वालों के या महाराष्ट्रियन के या हिंदुत्ववादी के जो उनके फलसफे हैं
या हिंदुत्ववादी उनकी जो सोच है उसको हटकर उद्धव ठाकरे बहुत ही नरमी से सरकार चलाने लगे। बहुत अच्छी तरह चलाए, लेकिन अपने बाप की इमेज, शिवसेना की इमेज को इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ये इसमें आना उसके लिए या शिवसेना के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बुरी बात थी। वैसे तो दिखाई देता है बहुत अच्छी बात, लेकिन ठाकरे खानदान की ये रिवायत नहीं है कि वो खुद सरकार में आए या खुद चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी बात, जब 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें भी 3 पार्टियों का जो गठबंधन बना, उसमें कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार, इसमें भी जो है यहाँ फिर शिवसेना या उद्धव ठाकरे ने बहुत नर्म रवैया इख्तियार किया या शिवसेना के जो उसूल हैं उसके खिलाफ सेक्युलर इमेज बनाने की कोशिश की, जिसमें वो गच्चा खा गए या जिसमें वो नाकाम हो गए। इनकी नर्म इमेज की वजह से या नर्म उसूलों की वजह से ही एकनाथ शिंदे भी शिवसेना से अलग होकर अपने कुछ साथियों को साथ लेकर बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। और ये यही वजह थी कि वो उद्धव ठाकरे के उसूलों से, उद्धव ठाकरे के नरमी से या नर्म हिंदुत्व रवैये की वजह से वो नाराज थे। ये अलग बात है कि शिवसेना के कई मेंबर्स के खिलाफ, कई मिनिस्टर्स के खिलाफ बीजेपी ने धमकी भी दी थी कि ये इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ आई। ये बात दब गई, लेकिन ये बात उभर कर सामने आई। उद्धव ठाकरे का जो नर्म रवैया है उसकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और पार्टी जो हिंदुत्ववादी नजरिए पर जो चल रही थी उससे कहीं हट गई। इसकी वजह से ही एकनाथ शिंदे अलग हो गए और फिर 2024 के इलेक्शन के पहले, इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए या बीजेपी से दूरी बनाए रखने के लिए या बीजेपी से बदला लेने के लिए फिर शरद पवार और कांग्रेस का हाथ पकड़ा और उसमें जो नतीजे सामने आए हैं सब ये देखते हैं कि किस तरह के नतीजे रहे। और इसमें तमाम पार्टियां, तीनों पार्टियां औंधे मुंह गिर गईं। यहाँ ये बात भी हम देखें कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को सोचने की जरूरत है कि उनका जो फैसला है नर्म रवैये का, उनका जो फैसला है सेक्युलर इमेज बनाने का, कहीं उनके शिवसैनिक इससे नाराज तो नहीं हुए हैं। ये उद्धव ठाकरे को सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, 2024 के इलेक्शन में आदित्य ठाकरे वर्ली से कामयाब हुए। कामयाबी की मुबारकबाद हम उन्हें देते हैं, लेकिन इलेक्शन में कामयाब होना और मेंबर असेंबली बनकर खुशियां मनाना ये ठाकरे परिवार, ठाकरे खानदान की रिवायत नहीं रही है। ठाकरे खानदान तो अपने हाथ में रिमोट रखकर सरकार चलाने का रिवाज रहा है उसका, और सरकार चलाता रहा है। और अभी 2024 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि सिर्फ 20 सीटें लेकर जिस तरह से करारी हार का सामना शिवसेना का हुआ है, उसे भी कहीं न कहीं देखने की जरूरत है। और आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हें अभी बहुत सीखने की जरूरत है। ये सिर्फ एमएलए का इलेक्शन जीतकर जश्न मनाना या कामयाबी में झूम जाना, ये शिवसेना का मिजाज नहीं है। रही बात उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बाल ठाकरे के साथ रहे हैं, वो हमेशा चिल्लाते रहे हैं और थोड़ी बहुत जो इमेज है बाल ठाकरे की वो हम उनमें देखते हैं, लेकिन वो कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इसका उन्हें अंदाजा नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनकी वजह से भी शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रही बात शरद पवार की, इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार बहुत ही बड़े सियासतदान हैं इस मुल्क के। खास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में उनका बहुत बड़ा दबदबा रहा है। बरसों से शरद पवार की जो चालाकियां हैं, शरद पवार की जो कामयाबियां हैं और शरद पवार का जो गेम है, उस गेम को हमेशा लोग बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि वो आखिरी वक्त में दाव पलटने का हुनर जानते हैं।
इस इलेक्शन में बहुत मेहनतों के बाद, अपने तमाम साथियों को साथ में लेने के बाद और इस उम्र में वो जिस मेहनत से और जिस जोश से लड़ रहे थे, सब लोगों ने देखा कि वो गली गली पहुंचकर अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उम्र के साथ ये बात समझना चाहिए कि जो जोश और वलवला उनमें जो था वो अब उम्र के साथ कम होता जा रहा है। और दूसरी बात, उनकी बीमारी की वजह से भी वो जो बात करते हैं, कहते हैं, उसे भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार बहुत घात सियासतदान हैं, बहुत घात पॉलिटिशियन हैं। उसके बावजूद भी अभी उन्हें अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर अपनी पार्टी को चलाना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी उतनी जुझारू, उतनी जोशीली नहीं है अपने बाप की तरह। वो भी बहुत नर्म मिजाज की हैं और पार्टी को नर्म मिजाज से चलाना। और महाराष्ट्र में जबकि अब जो तूफान आया है नई पीढ़ी का, नई नस्ल का और नए सियासतदानों का, वो जिस तरह की चालाकियां, जिस तरह की मक्कारियां कर रहे हैं इस वक्त, उसके मुकाबले के लिए शरद पवार की एनसीपी को भी ऐसा ही कोई जुझारू, ऐसा ही कोई झगड़ालू और ऐसा ही जोशीला लीडर चाहिए जो बीजेपी, जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का मुकाबला कर सके। उनमें एनसीपी में इस वक्त जो जयंत पाटिल हैं और जितेंद्र अवाड़ हैं, ये दोनों में भी बहुत ज़्यादा मुकाबला, बल्कि एक नर्म मिजाज, एक सख्त मिजाज है। लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा कबूलियत महाराष्ट्र में अभी तक मिली नहीं है। इसलिए एनसीपी या शरद पवार को अपनी पार्टी के बारे में, अपने स्टाइल के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। आइए कांग्रेस की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई सबसे मकबूल, सबसे मशहूर चेहरा अभी तक नहीं मिला है। जब पिछले कुछ साल पहले तक विलासराव देशमुख थे, सुशील कुमार शिंदे थे और पृथ्वीराज चौहान भी थे। लेकिन इनके बाद अशोक चौहान भी कुछ हद तक लोगों को कबूल थे। लेकिन उसके बाद पार्टी की जो लीडरशिप बनी है महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो सबके लिए पूरी तरह से कबूल नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि नाना पटोले पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का परचम लेकर घूम रहे हैं। लेकिन उस कांग्रेस को जब तक राहुल गांधी की तेजी, राहुल गांधी की शख्सियत और राहुल गांधी की पर्सनालिटी महाराष्ट्र में नहीं होती है, यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसे लीडर के तौर पर, लीडरशिप के तौर पर एक आम आदमी कबूल करे। यहाँ कांग्रेस ने राहुल गांधी की नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस के सेक्युलर इमेज को, और इन दिनों जो लोकसभा में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की राहुल गांधी की वजह से, उन कामयाबियों को विधानसभा में हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह नाकाम रही। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस हमेशा आखिरी वक्त में जो है अपने कैंडिडेट तय करती है। जैसे सब तय होता है, हर चीज तय हो जाती है, लेकिन इनके कैंडिडेट 10-15 दिन पहले तय होते हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवार को अपने हलके के लोगों को मिलना और उन तक अपनी बात पहुंचाना, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये हर बार लोकसभा के इलेक्शन में भी यही हुआ, विधानसभा के इलेक्शन में भी यही हुआ, बल्कि हर बार यही होता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत दिनों बाद तय होते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के कैंडिडेट आखिरी वक्त में औंधे मुंह गिर जाते हैं। इसलिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, एनसीपी के शरद पवार को और कांग्रेस के नाना पटोले और दूसरी लीडरशिप को ये सोचने की जरूरत है कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। इस इलेक्शन में मनसे भी बहुत औंधे मुंह गिर गई। मनसे की बात समझ में नहीं आती या राज ठाकरे की बात समझ में नहीं आती। वो कभी इधर, कभी उधर, कभी साउथ इंडियन लोगों के खिलाफ तो कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी कांग्रेस के साथ
तो कभी कांग्रेस के खिलाफ, कभी बीजेपी के फेवर में, तो कभी बाल ठाकरे के फेवर में उनके बयानात कंफ्यूज करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा भी, लेकिन हद तो ये है कि अपने बेटे को भी कामयाब करने में नाकाम रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, और ये देखा भी जाता है कि बाल ठाकरे की जो शख्सियत है, बाल ठाकरे का जो स्टाइल है, वो बहुत हद तक राज ठाकरे में दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ बोलना अलग बात है और ग्राउंड रियलिटीज को समझना अलग बात है, और उसको समझते हुए अपने आप को उसमें ढालना वो बहुत बड़ी बात है, जो राज ठाकरे कहीं ना कहीं इसमें चूक जाते हैं। तो हमारा मशवरा है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, एनसीपी के शरद पवार को, कांग्रेस को और राज ठाकरे को कि वो विधानसभा के इलेक्शन में हार गए हैं, लेकिन हारने के बाद अभी उनके पास वक्त है, वो सोचें कि वो किस तरह से अपनी आप को, अपनी इमेज को और अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।